हरे कृष्णा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान समग्र अध्ययन। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज इंडियन थिंकर्स, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर धर्मशास्त्र पढ़ चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है कौटिल्य, जो कि बहुत हद तक कनेक्टेड है। ये हमारी थर्ड यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो ये यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी सभी के लिए काम आएगा ये, ठीक है। तो हम देखते हैं कौटिल्य, सेकंड चैप्टर है कौटिल्य। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ठीक है, समझते हुए पढ़ेंगे हम लोग। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा बहुत अच्छे से। कौटिल्य बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है इंडियन थिंकर में। और मंडल सिद्धांत इनका बहुत महत्वपूर्ण है। मंडल सिद्धांत और विदेश नीति चाणक्य भी कहा जाता है ना, ठीक है। बाकी हम लोग समझते हैं चैप्टर से। अभी हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे जो फैक्ट जो कुछ इसमें बुक में दिया हुआ मिश्रा सर की, राजेश मिश्रा सर की। बाद में हम डिटेल में इसमें जब क्लासेस लेंगे जूम या मीट पे, तो उसमें डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर का भी हम रखेंगे। अभी तो सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। पॉइंट 1, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो थिंकर्स हैं ना, जैसे वेस्टर्न थिंकर में मैंने बताया था और इंडियन थिंकर में भी यही बात महत्वपूर्ण है। हर थिंकर अपनी जगह और समय, उस काल की परिस्थितियों का उस पर बहुत प्रभाव होता है, उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया है किसी भी थिंकर के विचारों को समझने के लिए। जैसे पुनर्जागरण के आंदोलन का है मैकियावेली है ना, तो वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था जानना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है। इनका जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में प्राचीन भारत की ऐतिहासिक नगरी आर्यावर्त के वैभव संपन्न मगध साम्राज्य में हुआ था। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर कौटिल्य ने नंद वंश के समूल नाश की प्रतिज्ञा ली थी। अंततोगत्वा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाकर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र रचना स्वरूप। अर्थशास्त्र की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। पहले 5 अधिकरणों में राज्य के अतिरिक्त आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। 6 से 13 अधिकरण, नंबर थोड़ा सा याद रखिएगा। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है एवं शेष 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख हुआ है। अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपरा। बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में भी इसी अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय मनुष्य से बसी भूमि से है। ये देखो, अर्थ के 3-4 अर्थ होते हैं, मतलब अर्थ का तो वो अर्थ जो धन होता है, हमारा पैसा, एक अर्थ भूमि को कहा जाता है ना, और अर्थ का मतलब अर्थ तो है ही। अर्थशास्त्र वह है जिसमें मनुष्य से बसी भूमि का लाभ व उसके पालन करने के उपाय का वर्णन भी किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर लिखी रचना है। अर्थशास्त्र मूलतः प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की परंपरा। पश्चिमी विचारकों ने भारतीय चिंतन की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में राजनीतिक और आर्थिक चिंतन के बजाय धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता रही है। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता रही है। क्या है? धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन की परंपरा रही है। अर्थशास्त्र की परंपरा इसके विरुद्ध है, जिसमें भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष प्रवृत्ति मिलती है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पश्चिमी विचारक मैकियावेली की भांति शासन कला पर लिखी गई एक रचना है, लेकिन कौटिल्य ने ज्ञान के 4 बृहद रूपों को परिभाषित किया है। तो क्या है 4 बृहद रूप? ज्ञान की 4 परंपरा। आन्वीक्षिकी, एक तो आन्वीक्षिकी है, ये सब हम लोग याद रखेंगे। आन्वीक्षिकी दर्शन और योग की चर्चा की गई है। त्रय, इसके तहत सामाजिक व्यवस्था, 4 वर्णाश्रम, 4 पुरुषार्थ एवं 4 आश्रम की बात की गई है। वार्ता, ज्ञान की तीसरी परंपरा। वार्ता में आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है। इसमें कृषि, पशुपालन जैसे विषयों पर महत्व दिया गया है। दंड नीति, इसके अंतर्गत शासन कला का उल्लेख किया गया है। विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्र संबंध, कूटनीति, संबंधों, कूटनीति, गुप्तचर, पुलिस, रक्षाकृत का प्रावधान दंड नीति के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की अवस्था को समाप्त करने के लिए हुई। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौते को माना। नेक्स्ट में, मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव व दुर्बल मानव में संघर्ष था। दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, मनुष्य ने आपस में समझौता करके विश्ववान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। लोगों के अनाज की उपज का 6% तथा व्यापार से प्राप्त 10% भाग
राजा के लिए देने का निश्चय किया, जिसके बदले राजा उनकी रक्षा करेगा। क्योंकि मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण है ये सप्तांग सिद्धांत। क्वेश्चन भी बहुत आता है और वैसे भी बहुत भी जरूरी है समझने के लिए राज्य के बारे में। कौटिल्य ने मनुष्य की तरह राज्य को भी विभिन्न अंगों से निर्मित माना। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, जबकि आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। आधुनिक समय में कितने? 4 तत्व, और कौटिल्य के समय में 7 अंग। कौटिल्य ने शरीर के अंगों की जो वर्णन किया गया ना, शरीर के अंगों के आधार पर किया गया है। ये जितने भी पाश्चात्य विचारकों ने भी कुछ नहीं किया, जैसे प्लेटो ने भी किया, इस तरह से कुछ कुछ सब जो आंगिक मानते हैं राज्य को, ठीक है, शरीर से तुलना करते हैं राज्य की। क्या है इसमें? कौटिल्य ने शरीर के अंगों के महत्व की तरह राज्य को विभिन्न अंगों में विभाजित किया। जिस तरह शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह राज्य में राजा या स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न अंगों के महत्व को रेखांकित किया। स्वामी, राजा या स्वामी को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए, जिसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत की संज्ञा दी। कौटिल्य ने राज्य के लिए दिनचर्या का निर्धारण भी किया। उसने राजा के गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए उत्तराधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कहा कि राजपद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होगा जो राज्य योचित गुणों व योग्यता को धारण करे। राजा के निम्नलिखित कर्तव्य हैं: प्रजाजनों का कल्याण, प्रजाजनों को कर्तव्य पालन की सीख देना, संयम बरतना व प्रजाजनों को प्रसन्न रखना। नेक्स्ट है विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक व अन्य कर्तव्य। नेक्स्ट है अमात्य या मंत्री। कौटिल्य ने राजा व अमात्य को गाड़ी के 2 पहियों की उपमा दी है, जो एक दूसरे के बिना बेकार हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने मंत्रियों के वेतन का भी समर्थन किया। कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता का वर्णन किया। नेक्स्ट है कोष। कौटिल्य के अनुसार कोष वृद्धि एक शक्तिशाली राज्य का आधार है, क्योंकि एक शक्तिशाली कोष के द्वारा ही एक चतुरंगनी सेना का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांत को निर्माण किया। परिपुष्ट सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों पर करारोपण द्वारा की ही होती है, लेकिन शैशव काल या आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर करारोपण होना चाहिए। दौर्लभ्य का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हो, उसे कर मुक्त रखना चाहिए। कर मुक्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण कर मुक्त रखना चाहिए, जैसे विशेष संस्कार, व्रत, यज्ञ एवं दान। दंड। नेक्स्ट दंड। प्राचीन भारतीय चिंतन को दंड नीति भी कहा गया है। अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए तथा गर्भवती स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की, अर्थात एक ही अपराध के लिए कौटिल्य ने ऊंचे व्यक्ति को कम दंड देने का समर्थन किया। कौटिल्य ने दैहिक, कायिक व आर्थिक दंड का समर्थन किया। दंड के अंतर्गत सेना को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चतुर्गणी सेनाएं आती हैं। दुर्ग। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का आश्रय राज्य की राजधानी है। दुर्ग को शासन के 4 समान भागों में विभक्त किया गया। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की विवेचना की है। पहला औदिक दुर्ग, पानी से घिरा हुआ। दूसरा पार्वत दुर्ग, पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ। तीसरा धानवन दुर्ग, मरुस्थल प्रदेश में स्थित। एवं चौथा वन दुर्ग, बीहड़ जंगलों में स्थित। प्रत्येक भाग का नियंत्रण नागरिक नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट जनपद। कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की एक इकाई थी। जनपद की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। 10 ग्रामों को मिलाकर संग्रहण नामक बड़ा गांव, 200 गांवों को मिलाकर खारवटिक नामक नगर विशेष, 400 गांवों के मध्य द्रोणमुख नामक उपनगर विशेष एवं 800 गांवों के मध्य स्थानीय निगम नामक नगर बसना चाहिए। ग्राम की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। सीमावाद की स्थिति में समाधान पंचग्रामिक नाम का अधिकारी करता था। अब यह है मित्र। 7वां है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के लिए एवं विपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों का होना आवश्यक है। मित्र बहुत जरूरी है ना, जीवन में भी बहुत जरूरी है मित्र। आप सबको ही पता होगा, मित्रों के बिना तो मेरा जीवन में मित्रों से ही चला है, क्योंकि फैमिली मेरा कभी रहा जीवन में। कौटिल्य के सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय पक्ष। मंडल सिद्धांत। अर्थराष्ट्र के 6ठे अधिकरण के 2 अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है राज्यों का व्रत। ये हमें याद रखना है, राज्यों का व्रत। नेक्स्ट है, इसमें कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं। कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा
विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा विजयकुशु कहलाता है एवं भौगोलिक दृष्टि से इसका स्थान मंडर के मध्य में होता है। नेक्स्ट है, विजयकुशु के सामने लगा हुआ राज्य उसका शत्रु होता है, इसलिए वह अरि कहलाता है। नेक्स्ट है, अरि के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता है क्योंकि विजयकुशु का उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। नेक्स्ट है, मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र कहलाता है क्योंकि वह अरि का मित्र किंतु विजयकुशु का शत्रु होता है। अरि मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता है क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है और इसी कारण विजयकुशु के साथ भी मित्रता होती है। मित्र मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता है क्योंकि वह अरि मित्र का राज्य का मित्र होता है। विजयकुशु के पीछे स्थित राज्य को पाषाण ग्रह कहा जाता है, वह भी अरि की तरह विजयकुशु का शत्रु होता है। पाषाण ग्रह के पीछे जो राज्य होता है उसे आक्रंदा कहा जाता है, यह विजयकुशु का मित्र होता है। आक्रंदा के पीछे स्थित राज्य को पाषाण ग्रह सार कहा जाता है क्योंकि वह पाषाण ग्रह का मित्र होता है। पाषाण ग्रह सार के पीछे स्थित राज्य को आक्रंदा सार कहा जाता है क्योंकि वह आक्रंदा का मित्र होता है। विजयकुशु और अरि राज्यों को सीमाओं में लगे राज्य को मध्यमा राज्य कहा जाता है, ये राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्या है, विजयकुशु और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन कहा जाता है। युद्ध के समय यह पूर्णतः तटस्थ रहता है और शक्ति को दृष्टि से विजयकुशु और अरि और मध्यम तीनों से अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की 6 नीतियाँ। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना। राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए उसने निम्नलिखित 6 नीतियों का वर्णन किया। इसमें फर्स्ट है, ये 7 नीतियाँ कौन सी है? संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वैधिभाव। संधि, 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना। विग्रह, एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना। यान, आक्रमण करना। आसन, विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में मौन बैठना। संशय, दूसरे के आश्रय में स्वयं को समर्पण कर देना। द्वैधिभाव, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि। 4 उपाय। साम, शांति या समझा बुझाकर काम निकालना। दाम, धन देकर राज्य को अपने पक्ष में करना। दंड, किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग करना या आक्रमण करना। नेक्स्ट है, भेद, मित्र राज्यों या दूसरे राज्यों में पट डालना। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने दंड को अंतिम प्राथमिकता प्रदान की। कौटिल्य के सामाजिक विचार। कौटिल्य ने मनु के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मनु की तुलना में उदार है क्योंकि उसने वर्णों के कार्यों के स्थानांतरण की चर्चा की है। कौटिल्य ने पहली बार स्पष्ट रूप में महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है। अर्थशास्त्र के प्रशासनिक विचार। कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई है। कौटिल्य ने विधि व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को 2 भागों में विभाजित किया है, दुर्ग और जनपद। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा याद रख लेंगे कि दुर्ग और जनपद में विभाजित किया है। न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए उसने विधि के 4 आधार को वर्णन किया, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन। ठीक है, फैक्ट को थोड़ा सा याद रखा जाता है क्योंकि एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य ने शासन संरचना के अंतर्गत गुप्तचरों को विशद महत्व दिया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है। फैक्ट, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तथ्य, अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया है, विद्याओं का। फर्स्ट है अन्वीक्षिकी, अध्यात्म या दर्शन। अध्यात्म या दर्शन को कहा गया अन्वीक्षिकी। त्रय, धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान। थर्ड है वार्ता, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य विद्या। फोर्थ है दंड नीति, शासन कला, राजविद्या। नेक्स्ट है, कौटिल्य के काल में रूपदर्शन एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन व रात को 8-8 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राजा में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए, अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण, आत्मसम्मत गुण। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों का विवरण दिया है, जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है, कृषि, पशुपालन, व्यापार। ठीक है, तो इसमें से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम याद रखेंगे। और ये जो मंडल सिद्धांत हमने पढ़ा है ना, ये पीछे यहाँ तो सिर्फ फैक्ट दिए हुए हैं, इसे मैं अलग से कॉन्सेप्ट डाल दूँगी। जो कॉन्सेप्ट्स होंगे मंडल सिद्धांत, जैसे इसको अलग से हम पढ़ लेंगे। केवल मंडल सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है इसमें क्योंकि विदेश नीति है ना कौटिल्य का, इसे हमने समझा हुआ है डायग्राम के माध्यम से, ऐसे करके अरे मित्र कौन क्या क्या होता है, ऐसे डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब तो मैं कॉन्सेप्ट करके डाल दूँगी वो लिस्ट बना करके। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण है फैक्चुअल चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो थिंकर उसका समय काल, टाइम पीरियड, और फिर उसकी रचनाएं,
और कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। जैसे मंडल सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, कौटिल्य का सप्ताह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है ना, कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बाकी ये कुछ चार परंपराएं हैं, ये सब में थोड़ा बहुत ये भी है, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था मगध साम्राज्य में, बाकी इसके बाद और समझ लेंगे। तो और बाकी PYQ लगा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ ही में, है ना। पहले PYQ देख लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट देख लीजिए, या पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए फिर PYQ देख लीजिए, दोनों कर सकते हैं, जैसा सुविधा हो, जिसको कम्फर्टेबल हो जिस चीज़ में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे चैनल खूब ग्रोथ करे और बढ़िया हम लोग खूब अच्छे से पढ़ें, साथ में भी पढ़ें, आगे चल कर जूम पे पढ़ें, मीट पे पढ़ें। अपने एप्लीकेशन पे भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रही हूँ पढ़ाना, और आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं UPSC की तैयारी भी करवाऊँगी कुछ टाइम में, मतलब उसमें डिटेल में आंसर राइटिंग सारी चीज़ें करवाऊँगी। और तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है, मैंने खुद भी UPSC की तैयारी की है दिल्ली में रह करके 3-4 साल। और नहीं मेनली तो मेरा कंसर्न जो रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े टीचिंग एग्ज़ाम्स रहेंगे, क्योंकि साथ ही साथ सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में आंसर राइटिंग थोड़ा करवाऊँगी ज़रूर, लेकिन वो अभी थोड़ा बाद में शुरू करेंगे। पहले तो सिर्फ फैक्चुअल और मतलब एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सारा सिलेबस UGC नेट के थ्रू अकॉर्डिंग के, ठीक है। क्योंकि UGC नेट मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, मेरा काफ़ी टाइम पहले का क्वालिफाई किया हुआ है 18-19 का, तो अब अच्छे से काफ़ी टाइम दिया है स्टडी को। तो आप लोग को जैसा इच्छा हो और कुछ और पढ़ना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैं भगवद गीता भागवत में सभी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है, भगवद गीता बहुत बहुत फेवरेट है मेरा। और जीवन का अर्थ तो खैर उसी से समझ में आता है, बाकी ये सब तो हम करते हैं अर्थ कमाने के लिए, लेकिन अर्थ बस इस संसार में जीने के लिए, ये संसार के बाद ही तो बात ही है, हमें एक दिन यहाँ से जाना है, क्योंकि कुछ समय के लिए आए हैं। लेकिन तो उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मेरा एक और चैनल है मेरे नाम से, सृष्टि विध्वंशी करके, उस चैनल पर है सब कुछ, तो वो लिंक वगैरह हम बाद में दे देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर अच्छे से सुनने समझने के लिए, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बाद में दिया है उसके लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये सब बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग यहाँ सुन रहे हो तो यहाँ सुन लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको अभी जो अच्छा लगे, ये पढ़ना भी ज़रूरी है, और वो जीवन को समझने के लिए और अच्छी फीलिंग आएगी, लेकिन जब पढ़ोगे ना बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा फीलिंग होगा। मतलब जीवन की दिशा एक मिलती है, सुबह जल्दी उठना, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, है ना, पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ किया, पहले बहुत पढ़ाई की, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, GS ज्योग्राफी हिस्ट्री हर सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था जीवन में। फिर भी एक ऐसा टाइम आया, मेरी दीदी एक्सपायर हो गई, नहीं रही, बहुत कुछ देखा ऐसा। उसके बाद भगवद गीता को पढ़ा जाना अपनी माता जी से, तो बहुत अच्छा लगा। अपनी चित्रांगी माता जी हैं मेरी गुरु माँ, जिनसे मैं पढ़ती हूँ, और उनके अलावा जगत गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बहुत सुकून मिला मुझे। इसके अलावा योगा मेडिटेशन भी हम करते हैं, तो वो सब भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्णा।